हेलो दोस्तों, केडी सर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को समझने से पहले आपकी लास्ट वीडियो में जो आपने राउट का नियम पढ़ रखा था उसका देखा होना क्या है बहुत जरूरी है। तो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले लास्ट वीडियो जाके देखिए तो आपको ये मैटर समझ में आ जाएगा। देखो, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को समझने से पहले हमें राउट का नियम बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखो, राउट का नियम क्या बोल रहा था, फिर राउट के नियम की एक बार बात कर लेते हैं। देखो, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पात्र है और इस एक पात्र में आपके क्या है, दो लोग हैं, मतलब ए और बी, मतलब दो अवयव है ए और बी, और दोनों क्या है आपके वाष्पशील पदार्थ है, मतलब वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं। तो राउट का नियम ये कहता है कि किसी विलयन में जिस अवयव के मोल अंश ज्यादा होंगे उसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा। यानी कि बोल रहे थे, अगर इसका वाष्प दाब देखेंगे यानी P1 समानुपाती होगा इसके मोल अंश के, और ऐसी P2 समानुपाती होगा इसके मोल अंश के। और जब समानुपाती चिन्ह हटाया था कितना आया था, P1 इक्वल टू P0 1 x1, और यहां से आ गया था आपका P2 इक्वल टू P0 2 x2। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये आपका क्या था, राउट का नियम। यानी अगर यहाँ P टोटल लिखे तो कैसे लिखा जाएगा, P1 नॉट x1 प्लस के P0 2 x2, क्योंकि P1 प्लस P2। ये आपका क्या था, राउट का नियम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में। देखो, आदर्श विलयन क्या होते हैं। आदर्श विलयन को सिंपल समझे कि वे विलयन जो सभी ताप पर सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। क्या बोला, सुनो, वे विलयन जो सभी ताप पर सभी सांद्रताओं पर इन सभी बातों का, सही है, यानी कि P1 इक्वल होगा P1 नॉट x1 के, सही है, P2 इक्वल होगा P0 2 x2 के, मतलब जिस अवयव के मोल अंश ज्यादा है उसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा। इन बातों पे यानी राउट के नियम का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उसे हम क्या बोले, आदर्श विलयन। और वे विलयन जो राउट के नियम का पालन नहीं करते, मतलब इन कंडीशन को फॉलो नहीं करते, उसे हम बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो क्या समझो, अगर हम आदर्श विलयन में देखें तो आपका जो P1 होगा वो इक्वल होगा P0 1 x1 के, आपका P2 होगा वो इक्वल होगा P0 2 x2 के, और आपका P टोटल आएगा P0 2 x2। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि ये आपके आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउट के नियम का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, मतलब इन सब बातों को फॉलो कर रहे हैं। अब अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउट के नियम का पालन नहीं करते, मतलब इन बातों को फॉलो नहीं करते। यानी कहना मतलब क्या है कि आपका जो P1 होगा वो नॉट इक्वल टू होगा P0 1 x1 के, आपका जो P2 होगा वो नॉट इक्वल टू होगा P2 नॉट x2 के, और आपका P टोटल जो आएगा यानी कि विलयन में कुल वाष्प दाब जो आपका P1 प्लस P2, या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि P टोटल नॉट इक्वल होगा, P1 की वैल्यू आपके पास ये है P1 नॉट x1 प्लस के P0 2 x2, ठीक है, यहां तक समझो। अब हमने ये पढ़ा कि आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउट के नियम का पालन करते हैं और इन सब बातों पर निर्भर करते हैं, मतलब इन सब बातों को फॉलो करते हैं। और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउट के नियम का पालन नहीं करते, जैसे कि आपके ये लोग, ठीक है। चलो, अब आपके पास एक दो कंटेनर है, मान लिया एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है, सही है, दो पात्र हैं। अब इस एक पात्र में आपका ए भरा है, अब ए भरा है, और एक पात्र में क्या भरा है, बी भी भरा है, तो बी भी क्या अवयव होंगे। इन दो पात्र से आपने एक विलयन बनाया, इन दोनों से मतलब विलय और विलायक से मिलकर आपने क्या बनाया, विलयन बनाया, तो इसमें आपका ए और बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। ए और ए के मध्य जो आकर्षण है उसे हम बोलते हैं अणु के मध्य आकर्षण बल, जैसे अंतराणविक बल के नाम से भी जानते हैं।
बी बी के मध्य जो आकर्षण बल है उसे हम बोलते हैं अणु के मध्य आकर्षण बल, जैसे अंतराणविक बल के नाम से भी जानते हैं। और ए बी के मध्य भी क्या है आपका आकर्षण बल है, जो आपके अणु के मध्य क्या लगता है अंतराणविक बल होता है। यहां तो समझ में आ रहा है। सुनो, अब आपके क्या है कि जो आपका जैसे मान लिया कि आपने ये लिया है 5 ml, यहां लिया है आपने ए की तरह लिया है 5 ml, और ये भी ले लिया आपने 5 ml, ठीक है। और विलयन बन के आया है आपका 10 ml। बोले तो इसका आयतन और इसके आयतन का योग बराबर होना चाहिए इसके आयतन के योग के। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जो आयतन में परिवर्तन है, सॉरी, जो आयतन के अंतर में परिवर्तन है, जो आयतन के अंतर में परिवर्तन है वो कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यानी कि डेल्टा बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर आयतन में परिवर्तन शून्य है तो तभी ये आदर्श विलयन कहलाएगा। अगर आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं है, यानी कि ये वाला केस, जैसे कि मान लिया आपके पास ये आपने कोई ए विलयन ले लिया 5 ml, और प्लस आपने ये ले लिया बी ले लिया इसमें 5 ml, और इनसे बनाया आपने बी ले, और वो उसका आयतन कितना है आपका 11 ml, ठीक है। तो यहां आयतन में परिवर्तन, यहां आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं है, यहां आयतन में परिवर्तन शून्य है। यानी कि इन दोनों का आयतन इसके आयतन के योग के बराबर है। यानी कि 10 इक्वल टू 10, अगर इनका अंतर निकाल ले 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा? 0। यानी इनके आयतन में परिवर्तन कितना आ रहा है? मतलब 0 आ रहा है, मतलब शून्य आ रहा है। इसलिए बोले कि ये आदर्श विलयन है। और इनके आयतन में परिवर्तन देखें तो यहाँ देखो इनका आयतन का योग कितना है आपका 10, और इसका कितना आया 11, 11 में 10 घटाओ तो कितना आया 1। आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे इसको अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में बोलते हैं कि डेल्टा बी नॉट इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक कंडीशन और है, देखो जब जब केमिस्ट्री में आकर्षण होता है, ध्यान रखना, जब जब केमिस्ट्री में अणुओं के मध्य आकर्षण होता है वहां ऊर्जा क्या होती है? आपकी मुक्त होती है। यह बात आपको ध्यान रख लो कि अगर आपको कहीं आकर्षण देखने को मिल रहा है तो उसमें से ऊर्जा मुक्त हो रही है। यह बात आप माइंड में डाल लो। तो अगर आपका कोई ऐसा परक्रम है, ना तो आपका उष्माक्षेपी परक्रम हो, ना ही उष्माशोषी परक्रम हो, कहने का मतलब डेल्टा एच कितना हो? 0, ना ही उसके अंदर उष्माक्षेपी परक्रम हो रहा है, ना ही उष्माशोषी परक्रम हो रहा है, तो उस विलयन को भी आप क्या बोलोगे? आदर्श विलयन बोलोगे। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो आदर्श विलयन है। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, यानी कि डेल्टा एच नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी थ्योरी सेक्शन लिखता हूं, फिर आगे। हाँ दोस्तों, अब आदर्श विलयन की थ्योरी सेक्शन लिख दी है। देखो क्या बोल रहा है कि वे विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी है। दो अवयव ए और बी से बने आदर्श विलयन तब कहलाते हैं जब निम्न शर्तें क्या होती है? पूर्ण होती है। मतलब आपके दो अवयव ए और बी, अब ये ए और बी से आप क्या बना रहे हो? विलयन बना रहे हो ए बी। अब ए बी आपके जो आदर्श विलयन होंगे ये जब कहलाएंगे जब इन शर्तों को क्या कर रहे होंगे? ये फॉलो कर रहे होंगे। अब कौन कौन शर्तें? सुनो, पहली, ये राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, सबसे पहली बात। यानी कि P1 इक्वल टू P नोट x1, P2 इक्वल टू P नोट 2 x2 के, यानी P टोटल भी कितना चाहिए? P नोट 1 x1 प्लस P नोट 2 x2 के। फिर दूसरी बात, दो अवयव A और B को मिलाने पर आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। वही वाली बात, अगर आपने यहां अगर पहला अवयव 5 ml लिया है आयतन और दूसरा अवयव का आयतन कितना है? 5 ml ही है, तो उनका योग विलयन के अवयव के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, मतलब 10 ml का होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 ml ही देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि आयतन परिवर्तन शून्य होना चाहिए, मतलब डेल्टा बी क्या आएगा? शून्य आएगा। मतलब जब इनको जोड़ेंगे 10
माइनस इन दोनों को जोड़ो, 5 5 10 हो जाएगा, काटोगे तो आयतन में परिवर्तन कितना आएगा, शून्य देखने को मिलेगा, ये वाली बात। अब दोनों अवयव ए और बी को मिलाने पर डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो। इसका कहना मतलब ये है कि अभिक्रिया कराने में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता हो और न ही ऊर्जा का अवशोषण होता हो। मतलब डेल्टा एच क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई अभिक्रिया कराने के लिए ना तो उसमें से हमें ऊर्जा देनी पड़ रही हो, ना ही खुद ऊर्जा उसमें से निकल रही हो, ना तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो, ना ही ऊष्माशोषी प्रक्रम हो। इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होगी, जो भी फॉलो करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन। एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा है, जैसे आप पानी में क्या मिला दो, एल्कोहल मिला दो, दारू मिला दो। आपने पानी में क्या मिला दो, एल्कोहल मिला दो। तो इस एल्कोहल को मिलाने के लिए ना तो आप ऊर्जा दे रहे हो, ना ही ऊर्जा का इसमें उत्सर्जन हो रहा है, ना ही ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ठीक है, ना ही ऊर्जा इसमें दे रहे हैं हम, ना ही इसमें से मिलाने पर ना ही खुद ऊर्जा, मतलब ऊर्जा इसमें खुद निकल रही है। यानी कि डेल्टा एच कितना इसमें, शून्य है। आराम से पानी लिया, एल्कोहल डाल दी, आराम से मिक्स हो गए, और ये राउल्ट के नियम का पालन क्या कर रहे हैं। इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। हाँ दोस्तों, अब अनादर्श विलयन को देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, वे विलयन जो सभी ताप और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब दो अवयव ए व बी से बने विलयन अनादर्श विलयन तब कराएंगे जब निम्न शर्तें क्या हो, पूर्ण हो। कहने का मतलब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करना चाहिए, यानी कंडीशन फॉलो नहीं करनी चाहिए। और दो अवयव ए और बी को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य भी नहीं होना चाहिए, यानी डेल्टा बी भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। कोई वाली बात आ गई इसमें कि अगर यहाँ 5 ml आपने आयतन लिया है ए में, और बी में आपने क्या लिया है, 5 ml लिया है, तो इनका योग विलयन के आयतन के योग के क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब 11 ml आ जाए या 12 ml आ जाए या 9 ml आ जाए, घट जाए या जाए, मतलब डेल्टा बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दोनों अवयव ए और बी को मिलाने पर डेल्टा एच में परिवर्तन शून्य ना हो, मतलब वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम भी हो रहा हो, ऊष्माशोषी प्रक्रम हो रहा हो, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे अनादर्श विलयन की थोड़ी सी और बारे में। तो चलते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए और थोड़े अनादर्श विलयन के बारे में हम थोड़ा और पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। हाँ दोस्तों, अब आगे भी देखते हैं। देखो अनादर्श जो विलयन है आपके, वो विलयन कौन कौन से हैं। वो विलयन वो है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे। कहना मतलब ये है कि आपका जो P1 हो वो नॉट इक्वल टू हो P1 नॉट x1 के, या P2 हो नॉट इक्वल हो P2 नॉट x2 के, या P टोटल हो नॉट इक्वल P1 नॉट x1 प्लस P नॉट टू x2 के। सही है, नॉट इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है समझो। अब इसके दो ही मतलब निकल के आ रहे हैं, या तो जब ये नॉट इक्वल है तो या तो वो ज्यादा है या कम है। यानी कि अगर यह नॉट इक्वल है, या तो केस नंबर फर्स्ट आप ये देख सकते हो कि P1 ज्यादा होगा P1 नॉट x1 के, या P2 ज्यादा होगा P नॉट टू x2 के, या P टोटल ज्यादा होगा P नॉट 1 x1 के प्लस P नॉट 2 x2 के। यह दूसरा केस वो निकल के आ रहा है कि जब P1 कम होगा P नॉट 1 x1 के, या P2 कम होगा P नॉट 2 x2 के, या P टोटल कम होगा P नॉट 1 x1 प्लस P नॉट 2 x2 के। ये बात आपने, अगर आपका ज्यादा वाला है, यानी कि विलयन का वाजदाब विलय और विलायक के वाजदाब की तुलना में क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो उस प्रकार को हम बोलेंगे राउल्ट के नियम का कौन सा विचलन बोलेंगे, धनात्मक विचलन। और जब आपका विलयन का वाजदाब विलय और विलायक की तुलना से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो कौन सा है आपका, ऋणात्मक विचलन। सुनो, आदर्श अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। इस बात को लिखता हूं, अनादर्श
विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, पे नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। सही है। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका क्या कहना मतलब है कि विलयन का वाजदाब विलय विलायक के वाजदाब की तुलना में क्या रहा है, ज्यादा रहा है। ठीक है। और ऋणात्मक विचलन क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका कहना मतलब यह है कि विलयन का वाजदाब विलय विलायक के वाजदाब की तुलना में क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है। अब क्यों ज्यादा आ रहा है, क्यों कम आ रहा है, इसका पर्सन जानने के लिए, ठीक है, देखते हैं कि आपका धनात्मक विचलन क्यों आ रहा है और ऋणात्मक विचलन क्यों आ रहा है, इसको देख लेते हैं। देखो सुनो, अगर आपको वाजदाब पे देखो कि आपने पढ़ रखा है, जो आपका वाजदाब होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके अणु के मध्य आकर्षण बल के, अणु के मध्य आकर्षण। ये बात आपने पढ़ रखी है। यानी कहने का मतलब अणुओं के मध्य जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना कम वाष्प आएगा, और उनके मध्य जितना आकर्षण कम होगा उतना ज्यादा वाष्प आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके एक कंटेनर में दो लोग हैं, ए और ए, और एक आपका दूसरा है कंटेनर है, दूसरा पार्ट है जिसमें आपके दो लोग हैं, बी और बी। सही है। तो ए और ए के मध्य अगर आकर्षण ज्यादा है तो इसका वाष्प क्या आएगा, कम आएगा पहले की तुलना। अगर बी बी के अणु के मध्य आकर्षण क्या है, ज्यादा है, तो इसका वाष्प भी क्या आएगा, कम आएगा। जितने भी आ रहा है वो मान लो आप पी नोट ए मान लो, इसको पी नोट बी मान लो। ये बात भी आ रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आपका धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित होगा, सुनो आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं पहले बात को। देखो एग्जांपल समझो, ठीक है। आपके दो लोग हैं, एक मिंटू और एक चिंटू, और मिंटू और चिंटू इस टाइम पे कक्षा 10-11वीं में पढ़ रहे हैं। और जब ये कक्षा 10-11वीं पढ़ रहे हैं तो इनको घर वालों की बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। ये बात आपको पता है कि इन पे एक प्रकार की क्या होती है, पाबंदी लगी होती है। यानी कि भाई घर से बाहर नहीं जाना, घर से इधर नहीं जाना, भाई यहाँ ही रहना है, तो 9 बजे के समथिंग यहाँ जाना है, 8 बजे के बाद वहां नहीं घूमना है। इस प्रकार की कई सारी आपको पाबंदी लगी होती है। मतलब ये घर वालों की बातों पर निर्भर करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो समझते हो। अगर किसी प्रकार मिंटू, दोनों मिंटू हो गए, चलो एक को सिंटू कर लो, और मिंटू और सिंटू अब क्या हुआ, आपके जो हॉस्टल में गए पढ़ाई करने के लिए, तो जैसे ही हॉस्टल में गए तो एक प्रकार की उनके पास क्या होगी, पाबंदी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ना तो घर वालों का फोन आएगा, ना ही पापा जी बुलाएंगे कि 8 बजे बेटा यहाँ जा, यानी ऐसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं होने की। यानी कहना मतलब ये है कि अब ये अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। कहने का मतलब इस टाइम पे ये आपका मिंटू भी और आपका सिंटू भी दोनों क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये बात तो समझते हो ना, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम देखें कि आपने एक लिया, मिंटू की जगह आपने ले लिया एक एथेनॉल, क्या ले लिया, एथेनॉल। एथेनॉल मिंटू को यहां पाबंदी कौन लगा रहा था, मिंटू के पापा, मिंटू के पापा।
मिंटू के पापा इसको पाबंदी लगा रहे, कह रहे कि बेटा यहां मत घूम, यहां मत जा। समझ में आए? तो जैसे आपका एथेनॉल, एथेनॉल का फार्मूला होता है CH3CH2OH और एक CH3CH2OH। सही है समझे? अब इनके मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, H और H के मध्य कौन सा है आपका? हाइड्रोजन बंध। अब यहां मिंटू को खेलने कूदने से कौन रोक रहा था? उनके मिंटू के पापा। और यहां CH3OH बोले तो एथेनॉल को उड़ने से कौन रोक रहा है? हाइड्रोजन बंध। अब ये हाइड्रोजन बंध क्या है? परवल है, मतलब ज्यादा है। और तुम्हें पता है जितना ज्यादा आकर्षण होगा अणु के मध्य, जितना ज्यादा आकर्षण होगा पहले की तुलना में, वो क्या होंगे? वाजदाब क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे। मतलब ये ऊपर क्या उड़ेंगे? कम उड़ेंगे। यानी कि जो भी इसका वाजदाब आएगा कितना मान लो? P1 नोट मान लो, क्योंकि क्या है? एक अणु ने दूसरे अणु को बिल्कुल खींच के पकड़ रखा है, तो इसलिए इसका आकर्षण क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो ऊपर नहीं जा रहा है। सुनो, इसी प्रकार दूसरा लोग आपका क्या है? सिंटू है। दूसरा बच्चा कौन है आपका? सिंटू। सिंटू की जगह आप ले लो एसीटोन। क्या ले लो? एसीटोन। अब एसीटोन जो आपने लिया है, अब एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ध्यान से सुनो। अब एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है? अब यहां भी CH3 C डबल बॉन्ड OH। यानी कहना मतलब आपके अगर देखें तो O पे क्या होता है? सॉरी, OH नहीं होता, O होता है खाली। ठीक है? O पे क्या होता है? R से निगेटिव होता है। कार्बन में क्या होता है? R से पॉजिटिव होता है। इसमें निगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। यानी इनके भी क्या मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है, जिसके कारण ये वाजदाब क्या लगाते हैं? ऊपर उड़ नहीं पाते, और वाजदाब क्या लगाते हैं? कम लगाते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना ज्यादा अणु के मध्य आकर्षण होगा वाजदाब उतना ही कम देखने को मिलेगा। ये बात आप समझ रहे हो? ठीक है ना? अगर जैसे मैंने इन चीज का क्या करा? बीलन बनाया। जैसे मैंने इन दोनों का क्या बनाया? बीलन बनाया। तो बीलन बनाने से क्या हुआ? ध्यान से सुनो कि जैसे मैंने इनका बीलन बनाया, तो बीलन बनाने से हुआ क्या कि जो आपका CH3CH2OH के बीच में कौन सा आ जाएगा? आपका एसीटोन। एथेनॉल के बीच में कौन आ जाएगा? एसीटोन। CH3 और आपका O, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका CH3CH2OH, फिर आपका एसीटोन आ जाएगा, फिर आपका एथेनॉल आ जाएगा, फिर आपका एसीटोन आ जाएगा। यानी कि दो अणु के मध्य एक अणु के मध्य दूसरा अणु का मध्य आ जाएगा। यानी कि दो एथेनॉल के अणु के मध्य कौन आ जाएगा? एक एसीटोन का अणु आ जाएगा। तो जब आपका ये आया तो इनके मध्य जो वो हाइड्रोजन बंध था, जो इनके मध्य जो वो हाइड्रोजन बंध था, वो हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आपका मिंटू और सिंटू दोनों कहां चले गए? हॉस्टल में चले गए, तो घर वालों की पाबंदी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये बात समझ रहे हो? तो जब आप इन दोनों को अंदर मतलब इन दोनों को बीलन में ला रहे हो, तो इन दोनों के मध्य कौन सा आ जाएगा? आपका एथेनॉल, और एथेनॉल के मध्य कौन आ जाएगा? एसीटोन आ जाएगा, जिससे उनका हाइड्रोजन बंध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब आपका हाइड्रोजन बंध क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। हाइड्रोजन बंध कम होने का क्या मतलब है? हाइड्रोजन बंध कम होने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन बंध जब ही बनता है जब आपका हाइड्रोजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, जब आपका हाइड्रोजन बंध बनेगा। सुनो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन बंध बनने का सबसे बड़ा यही कारण है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होना चाहिए। अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा है तो वहां हाइड्रोजन बंध क्या है? बिल्कुल परवल है। तो इसी प्रकार से अगर देखो तो जो आपका हाइड्रोजन है वो एक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ नहीं जुड़ा, कार्बन। आई बात समझ में? तो यहाँ हाइड्रोजन बंध क्या है? आपका कम है। ठीक है? यानी कि पहले की तुलना में इनका वाजदाब क्या आएगा? ज्यादा आ जाएगा। मतलब ए भी फुरफुर उड़ेगा और बी भी आपका फुरफुर उड़ेगा। सही है?
यानी P0 नहीं, P है P2, सही है। अगर हम यहां से देखें कि आपका जो P1 है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा किससे, P01x1 से। ये बात तो सर है, क्योंकि पहले की तुलना में क्या होंगे, ज्यादा उड़ेंगे, और ज्यादा उड़ेंगे तो ज्यादा वाजदाव आएगा। इसी प्रकार से बोले तो P2 ज्यादा आएगा P02x2 से। अगर इक्वल आता कि P1 इक्वल होता P01x1 के और P2 इक्वल होता P20x2 के, तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते और ये आदर्श विलयन कहलाते। परंतु हम अनादर्श विलयन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने के। तो इसी प्रकार से अगर हम बोले कि यहां से आपके पावन भी P1 क्या है, ज्यादा आया है और P2 ज्यादा आया है, तो सिंपल सी बात है कि पहले की तुलना में इसकी तुलना में इसका वाजदाब, इसके वाजदाब क्या, इसके वाजदाब की तुलना में इसका वाजदाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी P1 ज्यादा हुआ P0x1 से, P2 ज्यादा हुआ P02x2 से, और P टोटल भी ज्यादा होगा P01x1 से प्लस P02x2 से। सही है, पक्का। अब हम बात करते हैं कि इनके आयतन में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कि आयतन ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक आ रहा है। हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आयतन में परिवर्तन किस चीज देखने को मिल रहा है, कि अब आयतन में परिवर्तन किस टाइप का देखने को मिलेगा। देखो सुनो, आपके पास द्रव 1 है और द्रव 2 है। द्रव A है तो A1 के अणु के मध्य, मतलब जो A के अन्योन्य क्रिया है वो, और जो आपके B के अणु के मध्य, यानी जो B की आपकी अन्योन्य क्रिया है वो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो आपका विलयन है A और B, उसकी अन्योन्य क्रिया A और B और A और B, ठीक है। क्रिया कितनी है, ये आपका क्या है, B। टारगेट हमारा ये है कि हमें आयतन के अंतर में क्या करना है, परिवर्तन देखना है, कितना आ रहा है या कितना आ रहा है। डेल्टा भी क्या देखना है, आपको चेक करना है। सुनो, आपको पता है कि अणु के मध्य जितना ज्यादा आकर्षण होगा, जितना ज्यादा आकर्षण होगा तो उतना आयतन क्या आएगा, कम आएगा। मतलब एक अणु दूसरे अणु को क्या करेगा, किसका पकड़ेगा। तो यहां सिंपल सी बात है, अगर हम आकर्षण यहाँ क्या है, ज्यादा होगा तो आयतन क्या आएगा, कम आएगा, कम घेरेगा। अगर आकर्षण कम होगा तो आयतन क्या आएगा, ज्यादा आएगा, आयतन ज्यादा घेरेगा। ये बात तो समझते हो। अब यहां बताओ कि यहां आकर्षण कम है या ज्यादा है। सुनो, ए और ए ने पकड़ रखा है, ए ने ए को कैसे पकड़ रखा है, आकर्षण क्या है, आकर्षण क्या है, यहाँ ज्यादा है। बी ने बी को कस के पकड़ रखा है, आकर्षण क्या है, यहाँ ज्यादा है। और जब आपने ए को बी में मिलाया है तो आकर्षण क्या हुआ, कम हुआ है। आकर्षण क्या हुआ है, यहाँ कम हुआ है। और जब आकर्षण कम हुआ होगा, आकर्षण क्या है, कम हुआ है, तो आयतन क्या घेरेंगे, ये ज्यादा घेरेंगे। क्योंकि तुम्हें पता है एक अणु को दूसरे अणु के मध्य जब आकर्षण कम है तो सिंपल सी बात है, एक अणु दूसरे अणु के मध्य दूरी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब दूर दूर होंगे। और जब दूर दूर होंगे, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, तो कहना मतलब ये आयतन भी क्या करेंगे, ज्यादा घेरेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा बी कितना आएगा, पॉजिटिव। कहना मतलब अगर ये 5 ml आयतन है घेर रहे हैं और ये 5 ml आयतन घेर रहे हैं, तो जब इसका विलयन बनेगा वो कितना बनेगा, 12 ml। और जब उनका अंतर आएगा, आयतन का जब क्या करो आप अंतर कर, आयतन में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या वो कितना देखने को मिल रहा है, आयतन के अंतर में परिवर्तन कितना देखने को मिल रहा है, 12 माइनस के 10, इन 5 को जोड़ दोगे 2, तो वो कितना देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ आयतन में परिवर्तन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सही है, यहाँ तो समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखते हैं ए और ए के मध्य अन्योन्य क्रिया, ए और ए के मध्य अन्योन्य क्रिया, और बी और बी के मध्य अन्योन्य क्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो ज्यादा होगी किससे, ए और
बी के मध्य अनोन्य सॉरी कम होगी, अनोन्य क्रिया से, ए और बी के अनोन्य क्रिया से। देखो जब यह आकर्षण क्या होगा, कम होगा, तो सिंपल सी बात है इसका वाजदाब क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और इनका आकर्षण क्या है, ज्यादा है, तो इसका वाजदाब क्या आएगा, कम आएगा। ये बात आप समझते हो। तो इस बात की मैं पूरी थ्योरी सेक्शन आपको लिखता हूं और फिर बात करते हैं। हाँ दोस्तों थ्योरी सेक्शन लिख दिए। क्या है देखो, इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अध्ययन ए या बी का आंशिक दाब राउल्ट के नियम पर निर्धारित किए गए वाजदाब से क्या होता है, अधिक होता है। जो मतलब क्या नाम, मतलब कि P नॉट 1 x1 और प्लस का P नॉट 2 x2 वो आपका ज्यादा होगा किससे, P1 x1 से, यानी P टोटल से, P टोटल। ये बात बोला है, ठीक है ना। दूसरी बात बोली है दे मिश्रण, मतलब मिश्रण का आयतन ए के आयतन और बी के आयतन के योग से क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। कहना मतलब जैसे मान लिया आपने ए का आयतन ले लिया 5 ml प्लस बी का आयतन ले लिया आपने 6 ml, या ए और ये बी, तो इनका आयतन कितना होना चाहिए, 11 ml होना चाहिए, परंतु इससे ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे इसका आयतन कितना आएगा आपका 12 ml, ठीक है ना। मतलब आयतन में जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अवयव ए व अवयव बी को मिलाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन क्या आएगा, धनात्मक देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या नाम क्या है कि वहां ऊर्जा क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। अवशोषण क्यों हो रहा है, क्योंकि आकर्षण क्या है, कम है। तो ये पता होना चाहिए, अगर कहीं आकर्षण क्या होता है, कम होता है, आकर्षण कम है, तो ऊर्जा क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। और कहां आकर्षण ज्यादा होता है, कहीं कहीं आकर्षण ज्यादा होता है, तो वहां ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो देखो वहां आपने जब आपने ए और बी लिया था, आपने ए लिया था, तो ए के मध्य अनोन्य क्रिया का जो आकर्षण था वो तो क्या ज्यादा था। जब आपने बी लिया था, तो बी के मध्य अनोन्य क्रिया का जो आकर्षण था वो क्या था, ज्यादा था। जब आपने बीलन बनाया, बोले तो आपने ए बी बनाया, तो वहां आपके दो एथेनॉल के मध्य एक एसीटोन का क्या गया था, अणु आ गया था, तो आकर्षण क्या हो गया था, कम हो गया था। और जब आकर्षण कम हो गया था, तो सिंपल सी बात है, आकर्षण कम है तो ऊर्जा क्या होगा, अवशोषण होगा। और जब ऊर्जा का अवशोषण होगा, हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो वहां एंथैल्पी में परिवर्तन कितना आएगा, धनात्मक देखने को मिलेगा। मतलब डेल्टा एच क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये बात सही है। अब इसी के अपोजिट क्या होता है, राउल्ट का ऋणात्मक विचलन होता है। मतलब यहां बढ़ रहा है, वहां क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। सही है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।